अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वकास आबिद और आप देख रहे हैं कोर्डप्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। आज हम अपने सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल की 5th वीडियो को देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सी पैनल क्या है, सी पैनल को आपने कैसे यूज़ करना है और सी पैनल के कौन कौन से फीचर्स इम्पोर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज हम बात करेंगे सी पैनल के बारे में। सी पैनल की फुल फॉर्म है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वो सेक्शन है जहां आप अपने होस्टिंग के तमाम तर फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको कोई डेटाबेस बनाना हो, चाहे आपको PHP के फंक्शन इस्तेमाल करने हो, या फाइल मैनेजर यूज़ करना हो, या वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी हो, आप ये तमाम तर काम अपने सी पैनल के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। अगर आपको कोई न्यू डोमेन ऐड करनी है तो वो भी आप कंट्रोल पैनल से के ज़रिए से कर सकते हैं। सो चलते हैं कंट्रोल पैनल पर और देखते हैं कि इसमें को किस तरह से यूज़ करना है आपने। और कंट्रोल पैनल मेरे पास यहाँ टॉप पर है। इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। हो सकता है कि आप जो होस्टिंग यूज़ कर रहे हो वहाँ पर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नीचे भी हो सकता है, साइड पर भी हो सकता है, तो इस बात पे आपने परेशानी होना। तमाम तरह जितने भी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल्स होते हैं सब के फंक्शन सेम ही होता है। बस हो सकता है कि आपके इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, बट फंक्शंस तमाम तरह चीज़ें एक ही होंगी। तो ये होता है कंट्रोल पैनल। यहाँ पर राइट साइड पर आपको ये मिल जाता है। मैं एक फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर डेमो के लिए, और यहाँ पर मुझे एक FTP अकाउंट मिलता है, सब डोमेन 0 हैं। ऐड ऑन डोमेन यानी कि मैं एक डोमेन यहाँ पर जो एक कस्टम डोमेन या एक प्रीमियम डोमेन होती है जो मैं ख़रीदूँगा, जो परचेज़ करूँगा, वो मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। उसके बाद पार्क डोमेन यानी कि मैंने अभी तक कोई डोमेन यहाँ पर ज़ीरो ऐड की है। उसके बाद डेटाबेस मेरे पास अनलिमिटेड हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। उसके बाद मुझे 5 GB की डिस्क स्पेस मिल गया है और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी होस्टिंग की डिटेल्स हैं जो आपको पैकेज के साथ दी जाती हैं। इसके बाद ये राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमें मिल जाता है प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड यानी कि अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अकाउंट अपग्रेड करना है अपने, अगर यानी होस्टिंग अपग्रेड करनी है अपना, कोई आपने अगर बेसिक प्लान परचेज़ किया हुआ उससे आपने अपग्रेड करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। अपने अकाउंट की सेटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फाइल्स का। फाइल ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है फाइल मैनेजर, ऑनलाइन फाइल मैनेजर। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ से आप अपनी तमाम फाइल्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने कोई न्यू फाइल, कोई न्यू फोल्डर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये बाकी जो चीज़ें हैं ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये ओवरराइड और .ht एक्सेस, इनमें से किसी भी चीज़ को आपने कभी भी नहीं हाथ लगाना। htdocs का जो फोल्डर है ये वो फोल्डर है जो आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि जो आप इस फोल्डर में जो भी फाइल्स अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन इंटरनेट पर एक्सेसिबल होंगी। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर अपलोड करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी फाइल यहाँ से क्लिक करते हैं, चूज़ कर लेते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद कोई न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आप वो न्यू फ़ोल्डर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इस जो भी कोई अगर फाइल है उसके परमिशंस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टरी प्राइवेसी या डिस्क स्टोरेज, ये बाकी भी जो जितनी भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप बैकअप को इस्तेमाल करके अपनी फाइल्स का एक बैकअप बना सकते हैं। इसके बाद डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। MySQL डेटाबेस पर जाकर आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है डेटाबेस क्रिएट करना।
ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर आकर अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिग्मा वर्डप्रेस। यहाँ पर मैं आपको डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। बस ये इतनी सी बात है। इसके बाद आप अगर अपने डेटाबेस के और PHP माई एडमिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिन के बटन को क्लिक करके आप PHP माई एडमिन पर भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपको PHP और MySQL या डेटाबेसेस के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है तो आप इन चीज़ों को ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट पे कुछ एरर आ जाए। वैसे हम यहाँ से PHP माई एडमिन में जाकर टेबल्स वगैरह और डाटा, डिफरेंट डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा उस डेटाबेस का। यहाँ पर डेटाबेस का ये यूज़र नेम है और ये डेटाबेस का नेम है। ये वाला ये डेटाबेस का नेम है, यहाँ पर यूज़र नेम है और यहाँ पर पासवर्ड है। ये वो पासवर्ड है जो हमारे cPanel का पासवर्ड, यानी कि जो मेरे cPanel का जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड, वही यहाँ पर MySQL डेटाबेस का पासवर्ड भी है। उसके बाद होस्ट नेम ये है। जब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर आपने वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल किया है अपनी होस्टिंग पर, तब आपको डेटाबेस अलग से क्रिएट करना पड़ेगा और तब आपको ये सारी डिटेल्स अपनी उस वर्डप्रेस में ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आपका डेटाबेस आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप cPanel को यूज़ करते हुए अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको इस तरह के डेटाबेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वापस चलते हैं और इसके बाद अगर आप एडमिन, जैसे वहाँ पर एडमिन का बटन था, उसे क्लिक करके आप एडमिन सेक्शन को, PHP के एडमिन सेक्शन को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वहाँ से ना करें तो आप यहाँ से भी आकर PHP माई एडमिन को क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। रिमोट MySQL, यहाँ पर आपको SQL डेटाबेसेस के बारे में आपकी डिटेल्स तमाम मिल जाएंगी। जितने भी आपके डेटाबेसेस यहाँ पर क्रिएट होंगे उनके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ऐड ऑन डोमेन्स का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी डोमेन नेम जो आपने परचेज़ किया है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ sigma wordpress.com, यहाँ पर मैं डोमेन नेम को ऐड कर दूँगा तो यहाँ पर मुझे ये शो हो रहा है कि डोमेन नेम इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर मैंने ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड की होती तो मुझे यहाँ पर शो हो जाता कि यहाँ पर आपने डोमेन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जो डोमेन अपनी कनेक्ट करनी है, आपने जो डोमेन बाय की है और उसे अगर आपने वो डोमेन यहाँ पर कनेक्ट करनी है तो आपको इनके नेम सर्वर्स चेंज करने होंगे। डोमेन्स जब आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एक DNS या नेम सर्वर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप वहाँ जाकर ये नेम सर्वर्स कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपकी डोमेन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप जस्ट अपने जो होस्टिंग या अपनी जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनके सपोर्ट सेक्शन में जाकर आप ये नेम सर्वर्स उन्हें दे देंगे और आप उन्हें कह देंगे ये नेम सर्वर्स मेरे चेंज कर दो, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देंगे। इसके बाद सब डोमेन्स का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, यहाँ से आप सब डोमेन भी बना सकते हैं। और बाकी ये जो ऑप्शन है ये आपके काम नहीं आते, ज़्यादातर बहुत कम, 1 या 2 बार आपके काम आ जाए तो आ जाए, बट बेसिक कॉमनली या ये भी आपके ऑप्शंस काम नहीं आते। यहाँ पर आप एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर क्योंकि मैं फ्री होस्टिंग पर हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा ईमेल अकाउंट बनाने का, बट अगर आप होस्टिंगर या कोई होस्टिंग प्लान परचेज़ करते हैं वहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस बनाने का ऑप्शन मिलता है। वो आप यहाँ पर आके ईमेल एड्रेस एक अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस के डिटेल्स देख सकते हैं कि कोई मैसेज वगैरह आया है तो वो आप इन बाकी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरर वगैरह के बारे में बता देगा और यहाँ पर आपको PHP के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अपने अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद IP ब्लॉकर है और यहाँ पर SSL इम्पोर्टेंट है।
अगर आप कोई ऐसी होस्टिंग यूज़ करें जो आपको SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं कर देती। वैसे तो तमाम ज़्यादातर जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन पर होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देती हैं, बट अगर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करके दे रही तो आप यहाँ से अपने कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर आप अपना यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट और यहाँ पर CSR और ये सर्टिफिकेट, ये 3 फाइल्स वो आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स। वो फाइल्स आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी होगी। वो एक तरह का कोड होता है, वो आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना होगा, तो आपके SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर का सेक्शन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे पास साइट बिल्डर। अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको कोई साइट बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से आप साइट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर को भी के ज़रिए से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और cPanel में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन ये है, सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर। यहाँ से आप जिस किस्म की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिस टूल को यूज़ करते हुए आप यहाँ से आप वो टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस कोर्स में वर्डप्रेस यूज़ करेंगे तो हम इस सेक्शन में आकर अपनी डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जोमला एक टूल है, ये भी वर्डप्रेस की तरह एक टूल है, या इसके ज़रिए भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। इसे यूज़ करना चाहें तो आप इसे यूज़ करते हुए भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक अबंडेंट कार्ट है, इसको यूज़ करते हुए भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बट ये स्पेशल है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। अगर आप इस सेक्शन में आ जाएँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एक स्पेशल से ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर जैसे कि आपको यहाँ पर ई-कॉमर्स का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इन टूल्स को, इनमें से किसी भी एक टूल्स को यूज़ करके आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट तरह के एक अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अगर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क, अगर आपको एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन टूल्स को इनमें से किसी भी एक टूल को इस्तेमाल करके आप एक एजुकेशनल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डोमेन पर। अगर आप यहाँ से देखें तो वर्डप्रेस, हम क्योंकि वर्डप्रेस का कोर्स है तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस के देख लेते हैं डिटेल्स कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के बारे में ऑप्शन मिल जाएगा कि ये वर्डप्रेस क्या है और इसके क्या ओवरव्यू है। उसके बाद ये ओवरव्यू है। उसके बाद वर्डप्रेस के फीचर्स, आपको यहाँ पर वर्डप्रेस के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। उसके बाद डेमो के लिए ये आपको वहाँ पर ले जाएंगे। ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आपको रेटिंग मिल जाएगी, रिव्यूज़, और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपके पास कोई इंपोर्ट ऑलरेडी वर्डप्रेस कहीं पर इंस्टॉल है और आप वहाँ का डाटा यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं कि वर्डप्रेस, अगर आपने यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल के बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी डोमेन नेम लिखेंगे कि आप कौन सी डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या वो वेबसाइट, वो डोमेन नेम HTTPS हो या HTTP हो। HTTP का मतलब होता है कि वो सिक्योर नहीं है, उसके साथ SSL कनेक्ट नहीं है। अगर आप HTTPS करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो सिक्योर है, उसके साथ SSL सर्टिफिकेट उस डोमेन के साथ अटैच्ड है। अगर HTTPS अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको पहले एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग cPanel SSL सर्टिफिकेट सेक्शन। यहाँ पर अब इस डोमेन पर क्योंकि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन आ गए कि अटेस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी साइट का नेम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिन का यूज़र नेम, एडमिन का पासवर्ड, ये भी आप इंस्टॉल करने के बाद चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है,
और यहाँ पर अगर इंस्टॉल के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। ये था सॉफ्टैक्युलस का सेक्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्रोन। यहाँ पर आपको PHP वर्जन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपने कोई न्यू अपडेट आई है PHP वर्जन की, तो आप वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट 8.1 है। और अगर आप इससे पीछे के किसी पे जाना चाहें, किसी पुराने वर्जन पे जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, किसी न्यू वर्जन पे जाना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जाकर अपग्रेड करना पड़ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास CNAME रिकॉर्ड्स, पेज एरर्स, क्रोन जॉब्स, ये भी सेक्शंस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अगर आप वर्डप्रेस इस्तेमाल करें तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं, कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको होस्टिंग का डोमेन टाइप्स, ट्यूटोरियल्स, फोरम, टिकट्स वगैरह वगैरह, यानी कि ये वो चीज़ें जो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर आकर टिकट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप अपनी टिकट एक बना सकते हैं। वो आपकी एक तरह से रिक्वेस्ट होती है जो कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएगी और आप वो देखकर फिर आपको उसके रिस्पॉन्स देंगे। तो ये था cPanel का ओवरऑल रिव्यू। देख सकते हैं यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है फाइल मैनेजर, SQL डेटाबेसेस, और इसके बाद सॉफ्टैक्युलस एप्स इंस्टॉलर। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना कैसे है। इसके बारे में फिर हम दोबारा से cPanel पर आएंगे और देखेंगे कि सॉफ्टैक्युलस से एप्स इंस्टॉलर से कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। आप cPanel पे मैनुअली कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग फाइल मैनेजर, इसको भी हम देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि XAMPP के ज़रिए से आपने कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।